Hello everyone, today we are going to start with the geography. Geography के अंदर जो भी अपने यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सब पूरा सिलेबस है वो उसको अपन यहाँ पे कवर करने वाला है. ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं. ये क्या है? ये है अर्थ. इस पे ये है लैंड मास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जिसको अपन आज शुरू करेंगे. उसके आसपास बाहर जो है वो क्या है? बाहर है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, जिसको अपन बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी. और इसके अंदर यहाँ पे अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ओशिनोग्राफी. इन तीनों को मिला करके जो है वो अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है. ठीक है, इन तीनों को मिला करके अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स, जो कि है माउंटेन्स. ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं माउंटेन्स की. माउंटेन्स दो तरीके के होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन. ओल्ड फोल्ड माउंटेन यानी कि बहुत पहले बने थे और बहुत पहले उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब रिड्यूस हो करके बहुत छोटी होती चली जा रही है. उनकी हाइट जो है वो कम होती चली जाती है ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन. जबकि यंग फोल्ड माउंटेन्स की हाइट लंबी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल को अगर अपन देखना चाहें तो वो क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर अरावलीज इन इंडिया एंड यंग फोल्ड माउंटेन इन इंडिया इज हिमालयाज. ठीक है, अरावलीज. इसके अलावा ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल क्या है? एपेलेशियन माउंटेन्स, जो कि कहाँ मिलते हैं? यूएस में. ठीक है, यूराल माउंटेन, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में है. ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स और क्या है? तो एंड्स, एल्प्स, एटलस. ओके, और क्या है? एंड्स, एल्प्स, एटलस एंड रॉकीज. दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. ओके, तो ये अपना वेरी बेसिक है, हमें पता होना चाहिए क्या होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, क्या होता है यंग फोल्ड माउंटेन्स. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. अब आगे बढ़ते हैं और दो टर्म की बात करते हैं. ठीक है, दो इंडिविजुअल टर्म की बात करते हैं जो कि हमें मैप पढ़ने में काम आएगी, विच इज स्ट्रेट एंड इस्थमस. स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब कि एक ऐसा नैरो वाटर बॉडी जो कि दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा हो. बेस्ट एग्जाम्पल इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी से एक दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट. Whereas on the other side हम बात कर रहे हैं isthmus की. isthmus इसका जस्ट ऑपोजिट है. जहाँ पे हम बड़े दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहे थे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी से, जिसको हम स्ट्रेट कह रहे थे, वही हम यहाँ पे दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करेंगे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास से. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे isthmus. एक बड़े लैंड मास को, दो बड़े लैंड मास को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास से जब हम कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे isthmus. अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे और स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है. स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो यहाँ पे इंडियन ओशन और यानी कि बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है. मलेशिया और यहाँ पे इंडोनेशिया के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक वाटर ट्रांसपोर्ट वाला एरिया है बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट एरिया है. ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रेट और isthmus समझ चुके हैं. अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर. जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो स्केल है जो कि हमें बताती है कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो डिवाइडेड है
इयॉन में, एरा में, पीरियड में और इपो में। तो इयॉन को सब डिवाइड किया गया है एरा के अंदर, एरा को सब डिवाइड किया गया है पीरियड के अंदर, पीरियड को सब डिवाइड किया गया है इपो के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सो वेरी वेरी केयरफुल। इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपो। इयॉन, अब चलते हैं वेरी बिगिनिंग से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हुआ बिग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। बिग बैंग थ्योरी को हम डिटेल में करेंगे जब अपन स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे बता देती हूँ। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, प्लैनेट्स का ओरिजिन हुआ था, फिर सुपरनोवा हुआ, ओरिजिन ऑफ स्टार्स हुए जिसमें ओरिजिन ऑफ सन हुआ। बिग बैंग थ्योरी में जब एक्सप्लोजन हुआ था तो 13.7 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। फिर अपन यहाँ पे अपन बात क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, तो दीज आर द इयॉन्स। ठीक है, फिर इयॉन्स में हेडियन इयॉन आया, आर्कियन आया, प्रोटेरोजोइक आया, जिसमें क्या है? प्री कैम्ब्रियन एरा की बात करी गई। प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर यानी कैम्ब्रियन से पहले, दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर यहाँ पे क्या हुआ? एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच था। इस वक्त जब प्री कैम्ब्रियन एरा चल रहा था तो CO2, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन, इन चारों गैसेस के अलावा और कोई भी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, विच मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था यहाँ। अब क्या होता है, जैसे प्री कैम्ब्रियन एरा इवॉल्व होता है धीरे धीरे, तब अपन देखेंगे कि आगे ऑक्सीजन कैसे फॉर्म हुआ। अब एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस पीरियड। उसके बाद ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। सबसे पहले जो है वो ओशन में लाइफ फॉर्म हुई। ठीक है, ओशन फॉर्म हुआ, फिर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। अब क्या होता है कि ओशन के अंदर ब्लू ग्रीन, यहाँ पे क्या होता है, पानी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म होती है यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से। यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से यहाँ पे क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म होती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म होती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से पता है, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फोटोसिंथेसिस करती है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगता है। ठीक है, क्या करता है? एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होने लगता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन आता है वैसे वैसे फिर उसकी धीरे धीरे लाइफ फॉर्म होती है, और फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होने लग जाती है। ऑलराइट, फिर आता है सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपॉड्स। ठीक है, उसके बाद अपन अगर पैलियोजोइक एरा की बात करें, पैलियोजोइक एरा में ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन आया, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इसमें कैम्ब्रियन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे कैम्ब्रियन को, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इन सब पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ? कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी। टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब क्या? तो लैंड पे लाइफ नहीं थी, सिर्फ ओशन में थी, मरीन और उसमें भी सिर्फ मरीन इनवर्टिब्रेट्स थे। मरीन इनवर्टिब्रेट्स का मतलब ये कि जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ या जो एक पीछे की हड्डी होती है वो नहीं होती है, वैसे एनिमल्स जो है उस वक्त हुआ करते थे। फिर ऑर्डोविशियन पीरियड आया तो पहली फिश जो है वो देखने को मिली। सिलूरियन पीरियड में लैंड पे लाइफ नजर आने लगी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स बट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। फिर डेवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस आए। कार्बोनिफेरस पीरियड में फर्स्ट वर्टिब्रेट्स देखने को मिले। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स देखने को मिले जिनकी हड्डियां थी। फिर पर्मियन पीरियड आया। पर्मियन पीरियड में एम्फीबियंस जो है वो यहाँ पे
ख़त्म होने लगे, एम्फीबियंस को रिप्लेस किया रेप्टाइल्स ने। रेप्टाइल्स जो है वो तब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गए। फिर आया अपना मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में अपन 3 पीरियड की बात करेंगे, विच इज़ ट्रायसिक, ज्यूरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक पीरियड में फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आए। ज्यूरासिक वर्ल्ड, ज्यूरासिक मूवी अपन ने देखी है जिसमें वी आर वेरी वेल नोन अबाउट डायनासोर्स। तो ज्यूरासिक में एज ऑफ डायनासोर्स आया एंड क्रिटेशियस में डायनासोर्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। फिर ये हुआ मेसोजोइक पीरियड ख़त्म। फिर आया अपना साइनोजोइक एरा। साइनोजोइक एरा के अंदर अपन यहाँ पे टर्शियरी और क्वार्टरनरी की बात करेंगे। टर्शियरी और क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर यहाँ पे पहला क्या था, प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पीलियोसीन, प्लिस्टोसीन, हेलोसीन एंड इसके ऊपर आएगा एंथ्रोपोसीन। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। क्या है, टर्शियरी क्वार्टरनरी पीरियड, उसके अंदर यहाँ पे सारे इपो है और लास्ट इपो है एंथ्रोपोसीन। प्लायोसीन में पीरियड में क्या हुआ, प्लायोसीन इपो के अंदर क्या हुआ, रेट्स एंड माइस यानी कि मैमल, स्मॉल मैमल्स आए। फिर रैबिट्स आए, एंथ्रोपोड एप आए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना हुआ, द फ्लोराज आए। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर्म हुए मायोसीन पीरियड में। पीलियोसीन में अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स को देखा गया। ठीक है, फिर क्वार्टरनरी पीरियड आया, प्लिस्टोसीन पीरियड, प्लिस्टोसीन इपो, जिसके अंदर होमोसेपियंस को देखा गया। और फिर होलोसीन के अंदर यहाँ पे मॉडर्न मैन लिखा हुआ है, लेकिन होलोसीन के अंदर भी होमोसेपियंस ही आगे थोड़ा हल्का इवॉल्व हुए। ठीक है, थोड़ा और इवॉल्व हुए। एंड एंथ्रोपोसीन इज व्हाट वी नोन एज मॉडर्न मैन। एंथ्रोपोसीन जो है वो क्या है, मॉडर्न मैन है, जो कि हम बोलते हैं होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मॉडर्न मैन इवॉल्व हुआ। तो ये था अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स बेस्ड है, कोई मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आता है, इसको आपको देख के जाना है और देखना है क्या है। 1-2 बार रिवाइज करने से, 1-2 बार इससे गो थ्रू करोगे तो अपने आप टर्म्स आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन करते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्या है, सीडीटी। क्या है सीडीटी? सीडीटी इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में निकाली थी। अब 1912 में इतना सोच पाना भी बहुत बड़ी बात थी। एल्फ्रेड वेगनर क्या थे, मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करी थी। अब इनको ऐसी क्या चीज़ें दिखाई पड़ी जिनकी वजह से इनको ये सोच इनकी बढ़ी और कैसे इन्होंने ये सोचा। ठीक है, तो इसकी अपन बात करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर बात करते हैं रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब इनके ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखी कि ये क्या है, ये है अपना 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब 45 डिग्री पे यहाँ जो कॉन्टिनेंट है और 45 डिग्री पे नीचे ठीक है, 45 डिग्री पे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है और 45 डिग्री पे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है, उसमें ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम है और नीचे वाले कंपोनेंट और यहाँ के नीचे का कंपोनेंट सेम है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट विच मीन्स कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिले या जो डिपॉजिट्स मिले वो सेम है कहीं ना कहीं, और उसके अलावा वहाँ का क्लाइमेटिक एरिया जो है वो भी सेम है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों जो कि एक नॉर्दर्न साइड में एक वेस्टवर्ड एरिया में है वो कैसे एक दूसरे के सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे आइडिया लगाया कि ये हो सकता है कि पहले ये पूरा एक ही कॉन्टिनेंट हो और फिर बाद में ड्रिफ्ट हुआ हो। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ड्रिफ्टिंग थ्योरी अपनी यहाँ पे लगाई।
दूसरी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये बोला कि या तो ये है कि 90 डिग्री हो सकता है अर्थ, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, या उन्होंने बोला कि ये 0 डिग्री यहाँ पे है, तो ये एक वैलिड पॉइंट था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि 0 डिग्री इक्वेटर हो और फिर यहाँ पे अलग अलग हुए हो, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बोला कि ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ही सारे कॉन्टिनेंट हो, ऊपर कुछ हो ही ना, फिर बाद में जाकर के ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हों कि दोनों तरफ ही कॉन्टिनेंट्स बन गए हो। अब इन सब ऑब्जर्वेशन से फिर उन्होंने एक आइडिया फॉर्म किया और इन सबको जमा करके एक बात करी। उन्होंने ये बोला कि जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स की अपन यहाँ पे बात करें तो उन्होंने पहले बात करी कि कैसे यहाँ पे जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखते हैं, ये है अर्थ के अंदर उन्होंने बोला कि पहले ये पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिनको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था, जो कि कम्प्लीटली पूरा एक कॉन्टिनेंट ही था, लैंड मास ही था। बट उसके आसपास जितना भी वाटर एरिया था, वाटर बॉडी थी, उसको क्या बोलते थे? पैंथेलासा। उन्होंने क्या बोला? पैंथेलासा। तो पेंजिया है ये पूरा कॉन्टिनेंट और जो वाटर बॉडी है उसको हम बोलेंगे पैंथेलासा। फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत पुरानी बात है, जब 225 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। 150 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि ये जो कॉन्टिनेंट था, पेंजिया था, ये पेंजिया को क्या हुआ? पेंजिया 2 पार्ट में बन गया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले लैंड को नाम दिया गया लोरेशिया। क्या दिया गया? लोरेशिया। और नीचे वाले को क्या दिया गया? नीचे वाले को दिया गया यहाँ पे गोंडवाना। ओके, क्या दिया गया? गोंडवाना। लोरेशिया एंड गोंडवाना। लोरेशिया को और क्या बोलते हैं? लोरेशिया को बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और गोंडवाना को क्या बोलते हैं? गोंडवाना को बोलते हैं यहाँ पे गोंडवाना लैंड ही बोलते हैं। तो लोरेशिया एंड अंगारा, मतलब लोरेशिया या अंगारा, और ये गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। और अब क्या हो गया? इसके बीच में वाटर घुस गया, तो इस वाटर को क्या नाम दिया गया? इस वाटर को नाम दिया गया टेथिस सी। क्या नाम दिया गया? टेथिस सी। ओके, अब क्या है यहाँ पे? इसकी बात यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ये एरिया, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट में क्या हुआ है? ये कॉन्टिनेंट और फर्दर ड्रिफ्ट हुआ, जो कि नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में बन गया। पर यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो नीचे मेडागास्कर के जस्ट पास में है ना, नीचे मेडागास्कर के जस्ट पास में इंडिया है। तो मेडागास्कर और इंडिया क्या हो गया? साथ साथ हो गए, ठीक है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये 10 मिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसे ड्रिफ्ट हुआ। एंड नाउ अब जो प्रेजेंट डे है, अर्थ टुडे, तो उसमें नॉर्थ अमेरिका अपन ऐसे यहाँ देखते हैं, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इंडिया यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे मूव हुआ और यहाँ पे क्या हो गया? हमें इस तरीके से नज़र आने लगा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से अर्थ टुडे जो है कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब यहाँ पे उन्होंने अपने और भी ज़्यादा आगे एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या बोला कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक तो क्या हुआ, कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करे, वेस्टवर्ड मूव करे, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं, केमिकल कंपोनेंट से इसको देखते हैं कि ये क्या मतलब है। अब इनका मतलब ये है कि ओशनिक, फ्लोटिंग ओवर ओशनिक क्रस्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना था कि कॉन्टिनेंट जो है वो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट करता है। अब ये क्या है, कैसे है, क्या मानना है इनका, ये देखते हैं। ये क्या है? ये है अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये इसके नीचे एंड ये इसके नीचे एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर अपन बोलते हैं ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट, और नीचे एक इनर कोर है, इसका कोर एरिया है। यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो एरिया है, ये इसमें सबसे ऊपर जो चीज़ मिलती है वो मिलती है सियाल, फिर मिलती है सीमा, एंड फिर मिलता है नीफे।
आप नाइफ बोलना चाहें नाइफ बोल सकते हैं, मैं नीफे इसको बोलती हूँ। तो सियाल क्या है? सियाल इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। व्हाट इज सीमा? सिलिका एंड मैग्नीशिया। एंड व्हाट इज नीफे? नीफे इज निकल एंड फेरस। फेरस का क्या है कंपोनेंट? आयरन। ठीक है, फेरस क्या है? आयरन। तो ये सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो है क्या है, इसमें बोला गया है कि सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा, विच मीन्स कि ओशनिक क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लो कर रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये बात है किसकी? एल्फ्रेड वेगनर की। अब ये सियाल, सीमा, नीफे को डिटेल में कहाँ देखेंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर देखेंगे, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अपन देखेंगे, जिसके अंदर अपन सियाल, सीमा, नीफे, केमिकल कंपोनेंट, स्टैटिक कंपोनेंट, इन सब की अपन अलग अलग बात करेंगे। अभी इसको कंप्लीट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। अब एविडेंसेस, अब क्या एल्फ्रेड वेगनर को ऐसे एविडेंसेस मिले जिनकी वजह से उनको ये और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया कि यहाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये उनको सबसे पहला एविडेंस था जिक्सॉ फिट। क्या था? जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट यानी कि एक पजल फिट। किस तरीके से ये पजल्स एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली फिट हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैथ में अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी आप अगर अपने साथ में अभी एटलस खोल सकते हैं तो खोलिए, मोबाइल में अगर आप देख सकते हैं नेट पे एक ये जिक्सॉ फिट, तो आप अपना एक वर्ल्ड मैप सर्च कीजिए, ये सामने आपके लगा हुआ है, तो देखिए कि कैसे साउथ अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली अफ्रीका के इस एरिया के अंदर फिट हो रहा है, कैसे अफ्रीका का एरिया जो है वो अरेबिया के इस एरिया में कम्प्लीटली फिट हो रहा है, जो कि यहाँ पे बीच में अभी क्या है? रेड सी है, स्विस कैनाल, रेड सी। अब इसको रेड सी को बीच से हटा दे तो ये पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे फिट है ना। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया को देखो, इंडिया ये बीच में मेडागास्कर है, मेडागास्कर से कनेक्टेड बिल्कुल इंडिया है। मेडागास्कर को उठा करके यहाँ पे, जहाँ पे मेडागास्कर के बीच में जो पानी जा रहा है उसको यहाँ पे हटा करके मेडागास्कर को नीचे बिल्कुल फिट करेंगे अफ्रीका के अंदर, तो वो कम्प्लीटली फिट होगा। और मेडागास्कर के जस्ट पास इंडिया को फिट करेंगे तो वो इंडिया फिट होगा। इंडिया बाद में ऊपर की तरफ मूव हुआ अलग से और जा करके इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट के अंदर, यूरेशियन प्लेट के अंदर घुसी और एक सिंटेक्सियल बैंड बनाया, जिसकी वजह से अपन कहते हैं कि इंडिया का जो है वो यहाँ पे क्या है, एक डिप्रेशन बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है, तो वो क्या एक सिंटेक्सियल बैंड है। उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, एंटार्क्टिका कैसे यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कैसे जॉइंट हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? मैप में भी अभी भी आप इसको फिट करके देखो, मतलब एक इमेजिन करो इस चीज़ को कि ऐसे फिट होता तो ऐसे वो कम्प्लीटली फिट हो रहा है, विच मीन्स कि हाँ ये कभी ना कभी पेंजिया होगा। ठीक है, कभी ना कभी ये भी लोरेशिया और गोंडवाना में अलग अलग हुए होंगे और फिर ये जा कर के ड्रिफ्ट हुए। तो ये थ्योरी जो है कुछ इस तरीके से उन्होंने एविडेंटिकल प्रोविजन यहाँ पे दिए, एविडेंटिकल यहाँ पे क्या किया, एविडेंस प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन अफ्रीका और साउथ अमेरिका की, यहाँ पे फॉसिल्स की। ठीक है, फॉसिल्स। अब नेक्स्ट एविडेंट है फॉसिल्स। फॉसिल्स साउथ अमेरिका के यहाँ के और यहाँ के मैच कर रहे हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया के फॉसिल्स मैच कर रहे हैं। यहाँ नीचे साउथ अमेरिका के और यहाँ बॉटम ऑफ द अफ्रीका के फॉसिल्स मैच कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल सेम टाइप के फॉसिल्स दोनों ही जगह प्रेजेंट हो, है ना। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड प्लांट, डेड एनिमल्स के जो बहुत टाइम बाद जो उनके अंश बच जाते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक एविडेंस हुआ। थर्ड पॉइंट इज प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड माइंस की बात करते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेड वाला एरिया है, ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि अफ्रीका के जो गाना कोस्ट है ना, अफ्रीका का जो गाना कोस्ट है वहाँ पे भी गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। वेयर एज ब्राज़ील प्लेटू जो है, जो कि साउथ अमेरिका का, वहाँ पे भी गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि ये दोनों आपस में कभी जुड़े रहे होंगे, इसीलिए इन दोनों के ही एजेस पे हमें क्या मिलता है, गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टिलिट्स की। टिलिट्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है।
ये क्या है, ये हमें मिलते हैं कुछ ऐसे ऐसे एरिया में, ऐसे कॉन्टिनेंट पे जहाँ पे ग्लेशियर कभी भी नहीं हो सकता था। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये टिल्स हैं, ठीक है, टिल्स हैं। ये कब बनते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब ग्लेशियर कहीं से मूव हुआ हो, या ग्लेशियर जो है जहाँ से गुजरा होता है और बिल्कुल रॉक का चूड़ा कर देता है, बिल्कुल एकदम बारीक फॉर्म में टिल बना देता है। वो टिल के अंश हमें मिले हैं उन जगहों पर जहाँ कभी भी ग्लेशियर नहीं हो सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं बताता है कि जब ये एक साथ हुआ होंगे और ग्लेशियर्स मूव हुए होंगे, तब यहाँ पे टिल्स बने होंगे, है ना। अब ये कॉन्टिनेंट क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए और ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में पहुंच गए, ऐसे एरियाज में है जहाँ पे ग्लेशियर नहीं हो सकता है, बट फिर भी टिल्स मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एविडेंस है। फिर क्या है, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस में यहाँ पे क्या बात करी गई है, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस में यहाँ पे बात करी गई है इस चीज़ की, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट हमें नज़र आता है। जैसे ये अफ्रीका के अगर आप यहाँ पे बीच में रखोगे तो ये हर तरफ आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में दिखाओगे तो ऊपर की तरफ दिखाएगा, यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा। तो जब ये बीच में होगा तो ये हर तरफ नज़र आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट इसका, है ना। ये यहाँ जुड़ा होगा इसलिए यहाँ नज़र आ रहा है, ये यहाँ कहीं जुड़ा होगा इसलिए ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। सेम एज ऑफ रॉक, बिल्कुल यहाँ वाला पहाड़ और यह वाले पहाड़ की दोनों की रॉक की एज जो है वो सेम है। तो ये सब जब एक साथ फॉर्म हुए होंगे इसीलिए सेम एज है ना इनकी, राइट। फिर बिहेवियर ऑफ द एनिमल, बिहेवियर ऑफ द एनिमल का क्या मतलब है कि जो इनके अंदर जीन के अंदर बिहेवियर मौजूद है, बिहेवियर इनके अंदर नज़र आता है ना। तो इसमें क्या चीज़ है कि ये जो एक रैट टाइप का एक एनिमल होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या एक नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो एनिमल क्या करता है, वो एनिमल मूव करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, और जा करके पानी के अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि उनको अभी भी ये लगता है कि इसके आगे भी अभी भी लैंड है, ठीक है। उनके जीन में, उनके माइंड के, उनके बिहेवियर में ये बताया गया कि आगे भी एक लैंड है, तो वो आगे मूव कर जाते हैं और गिर जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक एविडेंस है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर ने फोर्सेस बताई कि किन फोर्सेस पे सीडीटी जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पोलर फ्लीइंग फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। क्या मतलब है कि पहले कॉन्टिनेंट यहाँ पे थे, फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये अपन मानते हैं एक पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल ली आपने, पेंसिल के ऊपर वाले एरिया में एक धागा बांधा और एक बॉल यहाँ पे लटका दी, बॉल या जो भी, ठीक है। अब पेंसिल को आप गोल 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 घुमाओ, तो कैसे ये पहले क्या था, जब आपने लगाई तो ये नीचे लटक रही थी यहाँ पे बॉल, ठीक है। अब जैसे आपने इसको घुमाया वैसे क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और घूमेगा, है ना। ऐसे घुमा के देखो तो ये घूमेगा। तो बिल्कुल इनका ये मानना था कि जैसे पहले कॉन्टिनेंट्स ऐसे थे और नीचे से कुछ ऐसी पोलर फ्लीइंग फोर्स आई, जिसकी पोलर फ्लीइंग फोर्स एक ऐसी फॉर्म हुई जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होने लग गए। इनकी पहली इनका जो एल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि ये एक फोर्स बनी। दूसरी फोर्स की उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, वो है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स से इनका ये मानना था कि टाइडल फोर्स एक ग्रेविटेशनल पुल करता है ना। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये सन है, अर्थ है, बीच में मून है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइडल फोर्स आता है जिसकी वजह से पानी ऊपर नीचे होता है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है। तो इनकी दूसरी फोर्स ये थी। और तीसरी थी फोर्स ऑफ बियोएंसी। फोर्स ऑफ बियोएंसी कुछ भी नहीं है, एक फोर्स उन्होंने नाम दे दिया और ऐसा कुछ था नहीं, नो सच फोर्स एज बियोएंसी फोर्स, ठीक है। तो अब अगर अपन पोलर फ्लीइंग फोर्स की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। ऐसे कैसे कॉन्टिनेंट एकदम नीचे से ऐसा कोई फोर्स आएगा जो पूरा एकदम इसको गोल गोल घुमाएगा और कॉन्टिनेंट ऊपर आ जाएगा, ये गलत है। टाइडल फोर्स की अगर अपन बात करें तो टाइडल फोर्स इतना पावरफुल नहीं होता है कि उसको बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स ही वो ड्रिफ्ट कर दे, ऐसे वो नहीं पावरफुल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, एल्फ्रेड वेगनर की जो यहाँ पे फोर्सेस बताई गई हैं वो सारी फोर्सेस जो है वो गलत होती है और फोर्सेस के ऊपर यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। उनकी थ्योरी सही है लेकिन उनकी जो अप्लाइड फोर्सेस हैं वो गलत हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि ये इन सब फोर्सेस की वजह से नहीं आया है बल्कि कन्वेंशनल फोर्स की वजह से जो है वो यहाँ पे क्या हुई है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं, कन्वेंशनल फोर्स। अब कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है वो किसने दी है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी है आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने दी है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अब, ठीक है। कन्वेंशनल करंट थ्योरी की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है सीडीटी की वजह से। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने कम्प्लीटली हेल्प करी है कन्वेंशनल थ्योरी को फॉर्म करने में और उसकी फोर्स को अप्लाइड होने में कि कैसे ये होता है। तो कन्वेंशनल फोर्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है इसको अपन देखते हैं अगले वाले में, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, यहाँ पे तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो शुरू हो गया है। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कन्वेंशनल करंट थ्योरी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस एग्जैक्टली, ये रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला कि उन्होंने वो फोर्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर सके। सेंट्रल आइडिया ने जो सीडीटी का सेंट्रल आइडिया था वो कन्वेंशनल या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को यहाँ पे फॉर्म होने में हेल्प करी है। आर्थर होम्स ने 1930 में ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी है। एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर ने यहाँ पे कब दी थी, 1912 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वेंशनल करंट थ्योरी की बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या होता है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, लेट्स सी। इनका ये मानना है कि इसको पहले अपन जूम कर लेते हैं। यस, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे कुछ इस तरीके से जो है वो कन्वेंशनल करंट चल रहा है, इस तरीके से फोर्स चल रहा है, यूं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या करिए, चलो लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि ज़मीन के नीचे एक मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है, लावा है, जो क्या कर रहा है कि नीचे की हीट और टेम्परेचर की वजह से ऊपर की तरफ आ रहा है ना। जैसे अपन बॉइलिंग वाटर कैसे होता है कि ऊपर की तरफ आता है। बॉइलिंग, आपने पतीले में अगर वाटर बॉईल करोगे तो क्या होगा, बबल्स आएंगे ऊपर की तरफ, वापस नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बीच में मैग्मा ऊपर आ रहा है और कन्वेंशनल करंट जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये गोल 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 नीचे करंट चल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो बाहर आती है, मैग्मा फट जाता है यहाँ से बाहर, और यहाँ बाहर वो क्या करता है, माउंटेन्स फॉर्म करता है। अब ये चीज़ तो अपन बाद में देखेंगे कि माउंटेन कैसे फॉर्म करता है। अभी अपन बात कर रहे हैं ड्रिफ्टिंग की, कि ड्रिफ्ट कैसे हो रहे कॉन्टिनेंट्स। तो हॉट कन्वेंशनल करंट जो है वो जनरेट होती है अर्थ के अंदर। प्रेजेंट मॉल्टन मैग्मा जो होता है, मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एकदम हॉट, इट्स अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म होती, हीट होती है अंदर, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है कॉन्टिनेंट का। मतलब कि यहाँ इसकी वजह से क्या होती है, एक दूसरे से ये डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स होंगे या क्या होंगे, कन्वर्स होंगे, एक दूसरे से टकराएगी प्लेटें कॉन्टिनेंट की या फिर दूर जाएंगी प्लेटें, ओके। अब प्लेट, इसको हम डिटेल में कहाँ देखेंगे, इसको हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट कैसे आपस में जुड़ती हैं, कैसे ड्रिफ्ट होती है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है, वो सब अपन देखेंगे। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, डाइवर्स होगी या कन्वर्स होगी, आपस में मिक्स होगी या क्या होगी, अलग अलग होंगी। तो ये किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की वजह से होती है, मॉल्टन मैग्मा के कन्वेक्शन की वजह से होती है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं, ये रहा
ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखें तो ये क्या है, ये मेंटल है, ठीक है। मतलब कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है क्रस्ट, फिर होता है अपर मेंटल, फिर होता है लोअर मेंटल, फिर होता है आउटर कोर, फिर होता है इनर कोर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज।